कार्डियोमायोपैथी के नाम में ही पूरा मतलब छुपा है। कार्डियो मतलब हार्ट, मायो मतलब मसल और पैथी यानी कि बीमारी। कार्डियोमायोपैथी सारी उन बीमारियों को बोला जाता है जो हार्ट की मसल में होती हैं। ये वैसे तीन टाइप की होती हैं। पहला होता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में हार्ट की जो मसल होती है वो डायलेट हो जाती है। अब ये मान लीजिए लेफ्ट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल की ये जो मसल है ये ऐसी डायलेट हो गई। एक वेंट्रिकल का भी हो सकता है, दोनों वेंट्रिकल का हो सकता है और पूरे हार्ट का भी डायलिटेशन हो सकता है। अब अगर एक पर्टिकुलर चेंबर का ही एग्जांपल लेके पढ़ें तो लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल अगर मान लीजिए फैल गई या बड़ी हो गई, तो मसल का नॉर्मल काम होता है, किसी भी मसल का, हार्ट की भी बाकी पूरी बॉडी की भी, उसका काम है एक्सपैंड करना और कॉन्ट्रैक्ट करना। आप इलास्टिक के एग्जांपल से इसको समझिए। नई इलास्टिक अगर आप लेके आएंगे तो वो नॉर्मली बढ़िया तरीके से एक्सपैंड करेगी और कॉन्ट्रैक्ट करेगी। हार्ट की मसल भी ऐसे ही होती है। कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन है और जो रिलैक्सेशन है, ये इसका नॉर्मली चलता है। अब ये इलास्टिक धुल धुल के गर्म पानी में, या बहुत टाइम हो गया, लंबे टाइम से वो इलास्टिक है, तो वो खराब हो जाती है समय के साथ। अब ये क्या होगा, इलास्टिक फैली हुई पड़ी रहेगी, ना ये ढंग से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट तो बिल्कुल ही नहीं करेगी, और थोड़ा सा एक्सपैंड करेगी। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की एबिलिटी ये इलास्टिक लूज कर जाएगी। ऐसा ही लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये फैला हुआ डायलेटेड पड़ा रहेगा, ना ये ढंग से कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना ये ढंग से एक्सपैंड करेगा। ऐसा फैला हुआ पड़ा, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन और थोड़ा सा रिलैक्सेशन इसका चलता रहता है। अगली होती है हाइपरट्रॉफिक। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। अब हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में जो हार्ट की मसल होती है उसकी हो जाती है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब आप सिंपल भाषा में समझिए, कोई अगर जिम जाता है और उसको अपनी बाइसेप बड़ी करनी है तो वो बाइसेप बहुत यूज करेगा, तो बाइसेप की मसल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी और वो बड़ी हो जाएगी। ऐसी ही हार्ट की मसल्स होती हैं जिनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है और ये साइज में भी बड़ी हो जाती है, मतलब मोटाई में बड़ी हो जाती है। हार्ट की मसल्स मोटी हो जाती है। अब हार्ट की मसल का अगर आप ऐसा एक सेक्शन काट के यहाँ पे देखेंगे तो नॉर्मल मसल मान लीजिए 10 मिलीमीटर की है, तो ये जो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी की मसल है ये आपको हो सकता है 15 मिलीमीटर की मिले, मतलब 1.5 गुना हो गया साइज में। ब्लड प्रेशर के मरीज में थोड़ी बहुत हाइपरट्रॉफी तो देखने को मिलती है, ये 10 की जगह 11 या 12 की हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यहां आती है, लेफ्ट वेंट्रिकल को के दो ओपनिंग है, एक तो एलए से एलवी में, यहां पे ब्लड आ रहा है, ये एलवी है। तो एक तो ब्लड आने की जगह है, रास्ता है, और दूसरा ब्लड बाहर जाने का रास्ता है। ब्लड बाहर जाने के रास्ते को बोलते हैं एओर्टा, तो ये एओर्टा है। अब जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल के से बाहर ब्लड निकलने का जो रास्ता है एओर्टा, इसके आसपास भी मसल्स हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से जो बाहर जाने का ट्रैक बना, और फिर ये ब्लड आगे एओर्टा में चला गया। तो ये वाला जो एरिया है, यहां पे अगर मसल्स की हाइपरट्रॉफी ज्यादा हो जाए इस पर्टिकुलर एरिया में, अब जब ये रिलैक्स करेगा तो लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में तो ब्लड आ जाएगा, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ये पूरा जो ट्रैक है जहां से ब्लड को बाहर जाना है एओर्टा में, ये हो जाएगा बंद। और ये इतना ज्यादा भी कई बार हाइपरट्रॉफी हो जाती है कि 100% बंद हो जाता है। जब ये 100% बंद हो जाएगा तो ब्लड तो जा नहीं पाएगा। इस सिचुएशन में पेशेंट की सडन कार्डियक डेथ हो जाती है, जो हम वीडियो देखते हैं आजकल की जिम में या डांस करते वक्त लोग मर गए। अगर ये उनको बीमारी है और ये अनडायग्नोज्ड है, उनको पता ही नहीं है कि उनको ये हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, और बढ़ बढ़ के धीरे धीरे ऑब्स्ट्रक्टिव रूप ले लेती है और पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल से जो बाहर जाने का रास्ता है ब्लड का उसको बंद कर देती है। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के इसलिए दो टाइप होते हैं, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव। और ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव होता है ये होता है बहुत डेंजरस, लाइफ थ्रेटनिंग, जिसमें सडन कार्डिक डेथ का हमेशा रिस्क रहता है। अगला होता है रिस्ट्रिक्टिव। देखिए, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में लेफ्ट वेंट्रिकल की जो मसल्स हैं उनमें हो जाता है फाइब्रोसिस। और ये जो फाइब्रोसिस है, ये मसल का बेसिक नेचर इसकी वजह से खत्म हो जाता है। मसल का नेचर उसको एक्सपैंड करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। लेकिन अगर फाइब्रोसिस हो गई तो ना ये ढंग से एक्सपैंड कर पाएगा ना ढंग से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा, ये वहीं पड़ा रहेगा, थोड़ा बहुत एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ये करता रहेगा। इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल का जो चेंबर है जैसे इसमें बड़ा हो जाता है, इस पर्टिकुलर बीमारी में लेफ्ट वेंट्रिकल या दूसरे किसी भी चेंबर का साइज छोटा हो जाता है, नैरो हो जाता है। तो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में जो भी चेंबर इन्वॉल्व है उसका साइज हो जाएगा नैरो। अब आगे हम इस वीडियो में हर एक टाइप के कार्डियोमायोपैथी में क्या क्या प्रॉब्लम्स मिलती हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज अवेलेबल है उसके बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं डीसीएमपी से। डीसीएमपी के जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, डीसीएमपी के और बाकी सारे कार्डियोमायोपैथी के भी मोटे मोटे मिलते जुलते होते हैं, और मेन इसमें प्रॉब्लम होता है हार्ट फेलियर का।
मतलब ये जो हार्ट फेलियर के साइंस एंड सिम्टम्स हैं उसमें मेन होता है ब्रेथलेसनेस। पेशेंट को चलने पे भी सांस फूलेगी, सीधा अगर वो चित लेट जाएगा तब भी फूलेगी सांस, और कई बार बैठे बैठे भी फूलती है। इसके अलावा क्योंकि ऑक्सीजन का डिमांड जो है बॉडी का ये डिसीज्ड हार्ट पूरा नहीं कर पा रहा, तो पेशेंट को फैटीग और वीकनेस भी बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। अच्छा, इसके अलावा पेशेंट का ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये साइज में इतना बड़ा हो गया है, तो पेशेंट का जो कंडक्शन पाथवे है वो भी चेंज हो जाएगा, उसमें भी प्रॉब्लम्स आएंगी। और ये जो वेंट्रिकल है, डिसीज्ड वेंट्रिकल, ये अपने आप भी रिदम जनरेट करने लगेगा, यानी कि डिसरिथमियास भी देखने को मिलेंगे। तो दिस डिसरिथमियास एंड हार्ट ब्लॉक। इसके अलावा इन पेशेंट्स में एम्बोलिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब अगर आप वापस इस डायग्राम पे आए तो यहां पे एक छोटा सा अगर ब्लड क्लॉट बन गया, तो ये ब्लड क्लॉट ट्रैवल करके किसी भी आर्टरी या किसी भी ऑर्गन में जाके फंस सकता है। अगर ये पैर में जाके फंस गया तो पैर की आर्टरी बंद कर देगा और वहां पे एम्बोलिज्म कर देगा, जिसे हम सिस्टमिक एम्बोलिज्म बोल देते हैं। या फिर अगर ये जाके पल्मनरी आर्टरी में फंस गया तो उसे बोलते हैं पल्मनरी एम्बोलिज्म। तो सिस्टमिक या पल्मनरी एम्बोलिज्म दोनों देखने को मिलते हैं। अब डीसीएमपी के पेशेंट में अल्टीमेट जो ट्रीटमेंट मोडालिटी होती है वो होती है सर्जरी। और सर्जरी का मतलब होता है इसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना है। अब जब तक ट्रांसप्लांट के लिए डोनर नहीं मिल रहा है या फिर वेटिंग लिस्ट में इसका नाम जब तक नहीं आ रहा है, उस टाइम तक हमें सिम्टोमेटिकली इसको मैनेज करना है और कुछ वेजो डायलेटर्स, तो वेजो डायलेटर्स देने पड़ते हैं। उसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है जो कि होता है हार्ट फेलियर के लिए मेन और डिसरिथमिया के लिए। इसके बाद डीसीएमपी के बाद आते हैं इस हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी पे। अब हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के भी सिम्टम्स आपको मोटे मोटे सेम देखने को मिलेंगे। मतलब पेशेंट को मिलेगा डिस्निया, उसके अलावा हार्ट फेलियर तो होगा ही, हार्ट फेलियर की वजह से डिस्निया और हार्ट फेलियर के बाकी साइंस। इन पेशेंट्स में डिसरिथमिया भी देखने को मिल जाएगा। डिसरिथमिया के अलावा इन पेशेंट्स को जो फैटीग और वीकनेस होती है ये भी मिलती है। अब इसमें दो चीजें हैं जो आपको खास याद रखनी है। पहला तो इन पेशेंट्स को एंजाइना होगा। एंजाइना मतलब छाती में दर्द होगा, और ये हार्ट डिसीज की वजह से दर्द हो रहा है। मतलब जो ब्लड का फ्लो है जो मायोकार्डियम में पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा। जो ब्लड वेसल बनी है हार्ट की, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, वो एक पर्टिकुलर थिकनेस तक तो प्रोवाइड करने के लिए बनी है। अब अगर इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा कर दी तो जो मायोकार्डियम यानी कि इस हार्ट की मसल का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, हो सकता है ये कोरोनरी आर्टरी उसको पूरा ना कर पाए। और इसी वजह से इतने को तो वो पूरा कर सकती है, ऐसी ही उसकी बनावट है, लेकिन हो सकता है ये जो बचा हुआ एक्स्ट्रा हाइपरट्रॉफी होगी इसको ये पूरा ना कर पाए, और इस वजह से पेशेंट को एंजाइना मिल सकता है। एंजाइना के अलावा दूसरी चीज आपको याद रखना है सिंकपी और सडन कार्डियक डेथ। अब सडन कार्डियक डेथ क्यों होती है इन पेशेंट्स में, ये हम पढ़ चुके हैं। जो इन पेशेंट्स में हम लिख सकते हैं कि बहुत ही कॉमन है ये देखना कि सडनली कार्डियक रीजन से डेथ हो गई पेशेंट की, और यंग पेशेंट्स की भी हो जाती है। सिंकपी क्यों होती है कि पेशेंट एकदम बेहोश हो जाएगा। बेहोश क्यों हो जाएगा पेशेंट, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहां पे आ जाते हैं, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसके अंदर से जो ब्लड जाना है एओटा में ये नहीं जा पा रहा, और यहां पे जो हाइपरट्रॉफी हो गई है, एओटा में ब्लड पहुंचने के पहले ही जो लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी है ये बंद कर देता है इस ब्लड के फ्लो को। थोड़े टाइम के लिए हुआ तो पेशेंट बेहोश हो जाएगा। फिर हार्ट मान लीजिए रिलैक्स कर गया थोड़ा सा, और इतना ज्यादा एक्सर्शन जो पेशेंट कर रहा था वो खत्म हो गया और हार्ट कोप अप कर गया, तो पेशेंट को हो सकता है 15 20 50 30 40 50 सेकंड के बाद होश आ जाए और वो उठ के बैठ जाए। लेकिन अगर हार्ट कोप अप नहीं कर पाया और ये लंबा चल गया तो ब्लड फ्लो जाना खत्म हो जाएगा और एकाएक पेशेंट की वहीं पे सडन डेथ हो जाएगी। तो ये दो चीजें हैं, ये दोनों सेम रीजन से हो रही हैं। पहले पेशेंट गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, और अगर नहीं रिकवर कर पाया उससे तो डेथ हो जाएगी। और दूसरा ये एंजाइना। ये दो चीजें हैं जो इसकी यूनिक हैं, जो बाकी सब में नहीं मिलती। अच्छा, अब इसका जो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है इसका ट्रीटमेंट देखिए। इसका ट्रीटमेंट बीटा ब्लॉकर्स से हम लोग मोस्टली करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स से पेशेंट का हार्ट रेट और पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके रखते हैं।
इन पेशेंट्स में कई बार देखने को मिलता है ये जो डिसरिथमिया है ये वेंट्रिकुलर भी हो सकते हैं और एट्रियल फिब्रिलेशन भी इन पेशेंट्स में काफी कॉमनली देखने को मिलता है। तो जो इसका मैनेजमेंट होगा वो इसके इन्हीं डिसरिथमियास का मैनेजमेंट होगा, वेंट्रिकुलर हो या एएफ हो। इसके अलावा अगर पेशेंट हार्ट फेलियर में गया तो हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट होगा, और जो भी बाकी सिम्टोमेटिक जो भी होगा बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अब अल्टीमेटली इसका जो फाइनल ट्रीटमेंट है वो होता है सर्जरी। सर्जरी करने की कई बार सिचुएशन नहीं बनती, लेकिन अगर पेशेंट इस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में है तो सर्जरी रिकमेंडेड होती है। उस सर्जरी को बोला जाता है वेंट्रिकुलो मायोटॉमी, मतलब वेंट्रिकल्स की मसल को हटा देना। वेंट्रिकल ये जो मसल्स हैं वेंट्रिकल की, इनका रिसेक्शन जब करते हैं तो अगर जरूरत पड़ती है तो माइट्रल वाल्व को रिप्लेस भी कर देते हैं। जब माइट्रल वाल्व का स्ट्रक्चर इस पर्टिकुलर डिसीज की वजह से खराब होने लगे तब माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ सकती है। तो वेंट्रिकुलो मायोटॉमी, वेंट्रिकुलो मतलब वेंट्रिकल, मायो मतलब मसल, टॉमी मतलब हटा देना। तो वेंट्रिकुलो मायोटॉमी और वेंट्रिकुलर मसल रिसेक्शन विथ माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब जो लास्ट वाला हमने पढ़ा था रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, इस रिस्ट्रिक्टिव के लिए भी जो सिम्टम्स होंगे ये मोटे मोटे सेम ही होंगे, कोई बहुत डिफरेंट नहीं होते। देखिए पहले इसमें भी हार्ट फेलियर मिलेगा, इसमें भी पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, पेशेंट को डिसरिथमियाज मिल सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें हार्ट ब्लॉक भी मिल सकता है और एम्बुलाई भी मिल सकता है। जो इसका ट्रीटमेंट होता है ये खाली सपोर्टिव होता है। अगर पेशेंट को सपोर्टिव ट्रीटमेंट, और अगर पेशेंट को मान लीजिए हाइपरटेंशन है तो ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन भी किया जाएगा। अब इसमें खास बात यह है कि पेशेंट को एक्सरसाइज रिस्ट्रिक्शन रिकमेंड किया जाता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, बाकी कार्डियोमायोपैथीज में नहीं है एक्सरसाइज रिस्ट्रिक्शन, लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी है इसमें एक्सरसाइज रिस्ट्रिक्शन रिकमेंडेड है, रिस्ट्रिक्शन। अब ये क्यों किया जाता है कि अगर पेशेंट ने अपने आप को ओवर एक्सर्ट कर लिया या फिर जरूरत से ज्यादा कर लिया एक्सरसाइज, तो पेशेंट एक्यूट पल्मोनरी इडिमा में चला जाता है। मतलब उसकी जो हार्ट मसल्स हैं उनकी इतनी क्षमता नहीं है, या फिर वो समय के साथ ठीक नहीं हो रही हैं, या हार्ट पेशेंट का समय के साथ स्टैमिना ज्यादा बिल्डअप नहीं कर पा रहा है। पेशेंट को बस उतना ही काम करना अलाउड है या उतना ही काम करने का बोला जाएगा जितना वो अपनी नॉर्मल दिनचर्या, नॉर्मल डे टू डे जो उसके खुद के पर्सनल काम है वो कर ले। इस पेशेंट को स्टैमिना बिल्डिंग के लिए नहीं समझाया जाता। लाइट एक्सरसाइज थोड़ी बहुत हर आदमी कर सकता है, लेकिन ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक डिसीज है जिसमें एक्सरसाइज रिस्ट्रिक्शन रिकमेंड किया जाता है।